नमस्ते। चलिए आज फिजिक्स के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, डायनामिक्स और रोटेशनल मोशन। क्लास 11 सिलेबस के लिए ये टॉपिक्स आगे जाकर बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा, पहले फोर्स और फ्रिक्शन, फिर आगे बढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास पर, उसके बाद सर्कुलर मोशन और फिर आखिर में रोटेशनल मोशन। और हाँ, एंड में कुछ खास एग्जाम पॉइंट्स भी हैं जिससे फाउंडेशन एकदम सॉलिड हो जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले एक ऐसे फोर्स को समझते हैं जो हर जगह है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो फ्रिक्शन है क्या? ये एक कांटेक्ट फोर्स है जो दो सर्फेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है ना, उसको अपोज करता है। इसके दो मेन टाइप्स हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तब लगता है जब ऑब्जेक्ट आराम से है, उस पे फोर्स तो लग रहा है पर वो हिल नहीं पा रहा। और दूसरा वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो तब काम में आता है जब ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा हो। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं एक क्लासिक केस में। एक ब्लॉक जो एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है। फिजिक्स में ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमेशा हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। तो चलो इसका एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहला फोर्स जो हमेशा ही लगता है वो है वेट यानी mg, जो सीधा नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। अब देखो यहां पर मोशन कैसा होगा, इंक्लाइन के अलोंग, है ना। इसलिए अपनी लाइफ आसान बनाने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी आधा कर देते हैं। एक एक्सिस इंक्लाइन के अलोंग और दूसरी उसके परपेंडिकुलर। इससे क्या फायदा हुआ? इससे हम mg को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर, वो बन जाएगा mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट प्लेन के पैरेलल, जो होगा mg sin थीटा। तो अगर ब्लॉक रेस्ट पर है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, इसका सीधा सा मतलब है कि सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। चलो देखते हैं कैसे। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन R नीचे लगने वाले mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा। सिंपल। और इंक्लाइन के अलोंग नीचे फिसलाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, तो उसको रोकने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन Fs ऊपर की तरफ लगेगा और उसे बैलेंस करेगा। और हाँ, एंगल ऑफ रिपोज एक स्पेशल एंगल है। ये वो एंगल है जहां स्टैटिक फ्रिक्शन बेचारा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है और ब्लॉक बस फिसलने ही वाला होता है। ओके, अभी तक तो हम एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को देखते हैं। और जब सिस्टम की बात आती है तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सेंटर ऑफ मास आखिर है क्या? ये एक ऐसा जादुई पॉइंट है जहां हम मान सकते हैं कि बॉडी का सारा मास इकट्ठा है। एक एग्जाम्पल सोचो, एक पेन को हवा में फेंको, वो घूमता फिरता नाचता हुआ जाएगा, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो एक बिल्कुल परफेक्ट प्रिडिक्टेबल पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। इससे कॉम्प्लेक्स मोशन को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। अब मान लो हमारे पास एक सिंपल सा दो पार्टिकल का सिस्टम है। एक का मास m1, दूसरे का m2। उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं r1 और r2। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसका पोजीशन वेक्टर RCM इस फॉर्मूले से मिलता है। दरअसल ये फॉर्मूला कुछ नहीं, बस मासेस का उनके पोजीशन वेक्टर्स के साथ एक वेटेड एवरेज है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालना आसान है। कैसे? हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव dr/dt। तो बस जो पोजीशन वाला फॉर्मूला था उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। लो जी, हमें मिल गया VCM यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। और ये भी देखो इंडिविजुअल वेलोसिटीज का ही वेटेड एवरेज है। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे जाकर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की नींव बनेगा। न्यूटन सेकंड लॉ एक सिस्टम के लिए क्या कहता है? F external is equal to m times ACM। अब सोचो, अगर सिस्टम पर कोई बाहरी फोर्स है ही नहीं, यानी F external 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या? मतलब ये कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी ही नहीं। चलो, सीधी लाइन में चलना बहुत हुआ। अब थोड़ा मुड़ते हैं और कर्व पर चलने वाले मोशन को समझते हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ना एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन रहता है। सवाल यह है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन है? सोचो, जवाब है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है यानी स्पीड, और डायरेक्शन भी। यहां भले ही स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन तो हर पल हर लम्हा बदल रही है। और इसी डायरेक्शन के बदलने की वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिससे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ।
एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो, सेंट्रिपिटल फोर्स कोई नया अनोखा फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति में एक नया फोर्स आ गया, नहीं, ये एक रिक्वायर्ड फोर्स है। मतलब सर्कुलर मोशन करने के लिए इतना फोर्स यानी mv²/r चाहिए। अब ये फोर्स देगा कौन? कोई भी दे सकता है। धागे में टेंशन दे सकती है, प्लैनेट्स के केस में ग्रेविटी दे सकती है, या कार के केस में फ्रिक्शन। ये तो बस उस नेट फोर्स का नाम है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो चलिए सोचते हैं, जब एक कार किसी मोड़ पर तेजी से मुड़ती है तो आखिर वो कौन सा फोर्स है जो उसे फिसलने से बचाता है और सर्कल में घुमाता है? जवाब है स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल, कार के टायर्स और रोड के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वही जरूरी सेंट्रोपिटल फोर्स mv²/r प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर कार की स्पीड इतनी बढ़ा दी जाए कि फ्रिक्शन बेचारा इतना फोर्स ना दे पाए, तो क्या होगा? कार स्किड कर जाएगी सीधा बाहर की तरफ। तो अब हमारे पास फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास और सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स हैं। इन सब को मिलाकर चलिए अब देखते हैं कि रिजिड बॉडीज यानी ऐसी चीजें जिनका शेप नहीं बदलता, वो घूमती कैसे हैं। इन दोनों डायग्राम्स में एक बहुत बड़ा फर्क है, उसे ध्यान से देखो। जब कोई चीज सीधा चलती है यानी ट्रांसलेशनल मोशन करती है, तो उसका हर पार्टिकल, हर छोटा सा हिस्सा एक जैसी दूरी चलता है। लेकिन जब कोई चीज घूमती है यानी रोटेशनल मोशन, तो हर पार्टिकल अलग अलग दूरी चल सकता है, पर एक चीज सबके लिए सेम रहती है, वो है एंगल। सभी पार्टिकल्स एक ही टाइम में एक ही एंगल थीटा कवर करते हैं। एनालॉजी से समझते हैं, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है यानी एक्सेलरेशन पैदा करना, वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। टॉर्क क्या पैदा करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क को हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? किसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। दरवाजा खोलते वक्त हम फोर्स नहीं, टॉर्क लगाते हैं। चलो एनालॉजी को आगे बढ़ाते हैं। लीनियर मोशन में चेंज का विरोध कौन करता है? मास। भारी चीज को धक्का देना मुश्किल है। बिल्कुल वैसे ही रोटेशनल मोशन में घूमने में होने वाले बदलाव का विरोध कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आप कह सकते हो मास का रोटेशनल भाई। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर फैला हुआ है। सिंपल रूल है, मास जितना दूर होगा उसे घुमाना उतना ही मुश्किल होगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो एक सवाल है, अगर एक खोखला सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर दोनों का मास और रेडियस सेम है, तो किसको घुमाना ज्यादा मुश्किल होगा? किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? चलिए अब इस सब को समेटते हैं और कुछ ऐसी बातों पर गौर करते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। देखो, कुछ कॉमन गलतियां हैं जो अक्सर हो जाती हैं और इनसे बचना जरूरी है। पहली गलती, सेंट्रीपिटल फोर्स को एक नया फोर्स समझ लेना। याद है ना, वो रिक्वायर्ड फोर्स है। दूसरी, ये भूल जाना कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अपनी वैल्यू बदल सकता है अपनी लिमिट तक। और हाँ, इंक्लाइंड प्लेन पर फोर्स के कंपोनेंट्स गलत रिजॉल्व करना, ये तो बहुत कॉमन है। तो आखिर में ये 3 बुनियादी फॉर्मूलेज हमेशा दिमाग में रखें: लिमिटिंग फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स और टॉर्क। ये समझ लो कि डायनामिक्स और रोटेशन के ज़्यादातर ताले खोलने की मास्टर कीज हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को खूब प्रैक्टिस कीजिए।